हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। चलो ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। एक्साइटेड सभी लोग? तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। तो प्रीलिम्स लेवल में आपके कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको दो कॉलम्स दिए होते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, और आपको मैचिंग करनी होती है। हमेशा कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस ना ऑप्शंस की हेल्प से करो। अगर आप ऑप्शंस की हेल्प से कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस करते हो, एक तो आपका टाइम कम लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑप्शंस को पढ़ोगे, उसके बेसिस से आप क्या करोगे? एलिमिनेशन करोगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि ये तो नहीं हो सकता। एलिमिनेशन करने में 3-4 चीज़ें यूज में आएंगी। क्या ग्रामर सही है? सबसे पहले ग्रामर का चेक लगाओगे, क्या ग्रामर सही है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट का चेक लगाओगे कि क्या सेम ही टॉपिक पे बात हो रही है। उसके बाद टोन चेक करोगे कि दोनों तरफ की टोन एक जैसी है या नहीं। और लास्ट में जो आपको बचेगा उसको चेक कर लोगे कि वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। सबसे पहले आपने क्या किया? ऑप्शंस को देखा, जो जो गलत ऑप्शंस थे उनको हटाया और लास्ट में चेक किया। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि क्या स्ट्रैटेजी है। तो कुछ क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चंस करने के लिए दूंगी। तैयार सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला दिख रहा है सभी को? चलो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने ए और ई को चेक किया। डिबेट उठती है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या दिया जाता है। अच्छा, एंट्रस्टेड विद एक फ्रेज होता है जिसका मतलब है किसी को देना, और एंट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप क्या दे रहे हो? कोई जिम्मेदारी दे रहे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सबसे ज्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो। क्यों? क्योंकि मशीन्स के पास ह्यूमन फीलिंग्स नहीं होती, और क्या सही है क्या गलत है उस चीज का जजमेंट नहीं होता है। तो एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ए और ई तो बिल्कुल मैच कर गया। चलो बी और एफ को ट्राई करते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिक्स में, एथिक्स मीन्स क्या सही है क्या गलत है, वो किस चीज में है कि हम इंश्योर करें। किस बात को इंश्योर करें? इन इंश्योरिंग दैट। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट को हम कंजंक्शन की तरह यूज करें, तो थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी समझने की आपको जरूरत है। कंजंक्शन के बाद जनरली सब्जेक्ट भी आता है और वर्ब भी आती है। मैं इसको ग्रामर की हेल्प से करने की कोशिश करती हूँ। तो जब भी दैट कंजंक्शन की तरह यूज होगा उसके बाद सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगी। अब देखो एफ को देखते हैं। दैट एक्सपीरियंस्ड एम्पैथी, कंपैशन और गिल्ट क्वालिटीज दैट ऑफन गाइड ह्यूमंस टू एक्ट बियॉन्ड कोल लॉजिक। दैट के आगे सब्जेक्ट तो है ही नहीं। इंश्योर कर रहे हो, क्या इंश्योर कर रहे हो? किसी चीज की गारंटी ले रहे हो, तो जिस चीज की गारंटी ले रहे हो वो बात आपको लिखनी पड़ेगी। तो बी और एफ का तो कॉम्बिनेशन नहीं बना। चलो ए और ई इसमें भी लिखा हुआ था। चलो बी और डी को चेक करते हैं। इस बात को इंश्योर करना कि जो मशीन्स हैं, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे वर्ब हो गई, मशीन्स सब्जेक्ट हो गया, कि मशीन्स जो है मोरालिटी को अप्रोक्सीमेट करें जैसे ह्यूमंस करते हैं। जैसे ह्यूमंस अप्रोक्सीमेट करने का मतलब क्या है कि हाँ ये सही लग रहा है ये गलत लग रहा है। मशीन्स में उस चीज को करें बिना कोई अनवांटेड रिजल्ट्स के। अनइंटेंडेड मीन्स अनचाहा, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट्स। बिल्कुल मैच हो गया बी और डी। चलो सी और एफ को ट्राई करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन डिसीजंस को कॉपी कर सकता है विदाउट हैविंग द कैपेसिटी टू, बिना किसी चीज के कैपेसिटी के
विदाउट हैविंग द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस्ड एम्पैथी, टू के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विदाउट हैविंग द कैपेसिटी टू डू समथिंग आना चाहिए था ना, टू एक्सपीरियंस्ड एम्पैथी कंपैशन, सी और एफ तो नहीं बना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका सही आंसर क्या है? द राइट आंसर इज। समझ आया कैसे किया हमने एवरीवन? तो हमने चेक किया, एलिमिनेट किए और उस बेसिस पे आंसर निकाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई करोगे सभी लोग? चलो पहले आप ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, ट्राई इट आउट एवरीवन, हर कोई ट्राई करेगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक निकला। सबसे पहले हमने ए और डी को चेक किया। जो ट्रीटी थी पायरेनीज की, ट्रीटी मीन्स जो अग्रीमेंट था, उसको साइन किया गया था 1659 में, जो कि ऑफिशियली मार्क कर रहा था बॉर्डर, मतलब बॉर्डर को मार्क कर रही थी कि बॉर्डर कहाँ होगा, फ्रांस और स्पेन के बीच में, इतने सालों की लड़ाई के बाद। सही लग रहा है ये तो। चलो बी और ई को ट्राई किया। जो सेरेमोनियल परेड्स थी, सेरेमोनियल मीन्स किसी चीज को दर्शाने वाली, जो परेड्स की मैड्रिड में, इन्होंने फीचर किया द वाइट यूनिफॉर्म्स ऑफ द, वाइट यूनिफॉर्म किसकी, अब द एक आर्टिकल है ना, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो द विच वीकेंड, द वाइट यूनिफॉर्म्स ऑफ द विच। बी और ये तो मैच नहीं किया। ए और डी और किस में लिखा हुआ था, इसमें और लिखा हुआ था। चलो इसको चेक करते हैं बी और एफ को। तो यूनिफॉर्म्स थी फ्रेंच और स्पेनिश रेजिमेंट्स की, रूल्स की यूनिफॉर्म थी, सिंबलाइज कर रही थी कि उनका कितना पुराना रिश्ता है और उनके ट्रेडिशंस कितने मिले हुए हैं, शेयर्ड है, मैच कर गया। सी और ई, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, जो कहानियां हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि जो फ्रेंच लोग थे और जो स्पेनिश के जो नेवल कमांडर्स थे, उनकी बातचीत, वो अग्री नहीं करते थे एक दूसरे की बात को लेके, टैक्टिक्स पे, स्ट्रैटेजी पे वो अग्री नहीं करते थे, जिसकी वजह से कमज़ोर हो जाती थी उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ, जबकि उनके पास बहुत आर्मी थी, फिर भी उनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती थी क्योंकि जो कमांडर्स थे उनकी स्ट्रैटेजी मैच नहीं करती थी। बिल्कुल मैच हो गया। आंसर इज व्हाट? डी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में क्या आ रही है, रीडिंग। जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपके मैच द कॉलम सही निकलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 1 मिनट विद ऑल।
टाइम इज अप। ए और ई को ट्राई किया। जो कॉस्मिक वेब है वो रिलेटेबल है, हर दिन जो हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उससे मैच कर रही है, सिंस क्योंकि उसके जो वास्ट फिलामेंट्स हैं, इतना ज़्यादा ह्यूज जो उसके अंदर चीज़ें हैं, वो किसके जैसी हैं, न्यूरल नेटवर्क्स के जैसी हैं। ब्रेन में, ब्रेन के अंदर जैसे नर्व्स का नेटवर्क है, या फिर ट्रीज के अंदर जैसे ब्रांच होती है वैसे हैं, या फिर अर्थ में जो रिवर्स हैं वो जैसे हैं। तो जो कॉस्मिक मीन्स एस्ट्रोनॉमिक, मतलब जो यूनिवर्स का जो वेब है वो रोजमर्रा के पैटर्न्स के जैसा है। जैसे ब्रेन के अंदर नेटवर्क होता है, ट्रीज में ब्रांच होती है, अर्थ में रिवर्स है, वैसा ही है। बिल्कुल मैच हो गया, बी और एफ। वाइल द कंपैरिजन, जो कंपैरिजन किया गया है ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क में और कॉस्मिक वेब में, मतलब ब्रेन के नेटवर्क में और जो यूनिवर्स में जो वेब है उसमें, इसको साइंटिफिक ट्रैक्शन मिला है, सब लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, साइंटिफिक ट्रैक्शन है, साइंटिस्ट की इसकी तरफ नजर गई है। एग्जिबिट्स वर्ब से कैसे स्टार्ट हो गया, इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये तो देखो प्रपोजिशन से था, मतलब वाइल था, प्रपोजिशन इधर कंजंक्शन से था, तो ये तो एक सेंटेंस का एक पार्ट था। कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, दूसरे पार्ट में वर्ब है, इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मैच द कॉलम में कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है, वो क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब होनी चाहिए और हर वर्ब के पास उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। ही इज गुड, तो ही सब्जेक्ट है और इज उसकी वर्ब है। इसमें अगर देखोगे तो एग्जिबिट्स वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब बी और एफ तो नहीं हो सकता। ए और ई इसमें भी लिखा हुआ था, तो बी और डी चेक करते हैं। हालांकि ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क और जो कॉस्मिक गैप है वो जो मैच कर रहे हैं, इसमें साइंटिस्ट का ध्यान जा रहा है। बाकी जो एनालॉजीज हैं, एनालॉजीज में सिमिलैरिटीज वो कम डेवलप्ड है, वो सिर्फ पोएटिक इमेजरी है। पोएटिक इमेजरी का मतलब क्या है, इमेजरी क्या होता है, इमेजरी होता है कि जब आप शब्दों से इंसान के मन में पिक्चर्स प्रोड्यूस करवा दो, मैं ऐसे शब्द बोलूं कि आप उस चीज को सोचने लग जाओ, उसको बोलते हैं इमेजरी। एक्चुअल में एम्पेरिकल मीन्स जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल कह सकते हैं। प्रैक्टिकल मॉडल्स नहीं है वो, सिर्फ पोएटिक इमेजरी है कि पोएम सुन रहे हो तो मन में वो फीलिंग्स आ रही है। बी डी तो मैच कर रहा है। चलो सी और एफ को देख लेते हैं। मोस्ट कॉस्मिक वेब रिसर्चर्स, ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं वो इस बात के अगेंस्ट नहीं होंगे, किस बात के, कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद भी जो कॉस्मिक वेब है, ये रहा सब्जेक्ट और ये उसको मिल गई इसकी वर्ब, कि ये जो कॉस्मिक वेब है ये दिखाती है बहुत ज़्यादा, स्ट्राइकिंग मीन्स क्लियर, क्लियर सिमिलैरिटीज हैं नेचुरल नेटवर्क्स में जो अर्थ में पाए जाते हैं, जैसे कि वो न्यूरल पाथवेज हो गए, मतलब ब्रेन के अंदर का नर्व्स का कनेक्शन हो गया, या फिर रिवर का सिस्टम हो गया। बिल्कुल मैच कर गया, तो आंसर इज व्हाट, सी। ए ई बी डी एंड सी एफ। कोई परेशानी किसी को? तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया बेटा, ग्रामर यूज करी, सब्जेक्ट को उसकी वर्ब दे दी, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों थे और यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों थे। तो इसके साथ कोई ऐसा आना चाहिए था कि उससे पहले जस्ट नाउन या प्रोनाउन हो, तो वो सिर्फ इस सी में ही था, इस किसी दोनों में नहीं था, तो इसलिए सी और एफ का कॉम्बिनेशन बना। मैम बी को चेक कर लो, चलो बी को चेक कर लेते हैं। जब बच्चे बी कह रहे हैं ए और डी, कॉस्मिक वेब जो रिलेटेबल है हर दिन के पैटर्न्स के ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि बाकी एनालॉजीज कम डेवलप्ड है। ए और डी का पेयर कैसे बनाया, ये एवरीडे पैटर्न से रिलेटेबल है क्योंकि एवरीडे में देखने को मिलते हैं ऐसे पैटर्न्स। ये सिंस कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर है, सिंस कनेक्ट करता है रिजल्ट को रीजन से, तो सिंस के बाद रीजन आना चाहिए। ये रीजन तो है ही नहीं, ये तो कंपैरिजन हो रहा है, ये तो किसी का रीजन है ही नहीं, ए का रीजन डी है ही नहीं, ए का रीजन तो ई है। कि रोजमर्रा के पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जैसी रिवर्स होती हैं, जैसे ब्रेन के नेटवर्क होते हैं, वैसा ही कॉस्मिक वेब है। तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रीजन, ये रीजन है ही नहीं, इसलिए ए और डी नहीं हुआ। या बी वाले बच्चों को अपना पाप समझ में आया, बी और डी वाले बच्चों को? यस, चलो अगला ट्राई करेंगे सभी लोग। ऑल द बेस्ट।
हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बी और एफ को ट्राई किया। वी केम टू बिलीव, हमें ये विश्वास हुआ, हम मतलब इस बात को विश्वास कर रहे हैं कि ह्यूमंस वर द ओनली एनिमल्स, ह्यूमंस इकलौते ऐसे एनिमल्स थे, इंक्लूडिंग आर क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स, और कौन इंक्लूड करें, जो हमारे सबसे नजदीकी वो रिलेटिव्स हैं जो खत्म हो चुके हैं। ह्यूमंस ओनली एनिमल्स थे जिन्होंने हमारी इम्यूनिटी को शेप किया है और हमारे अडेप्टेशन को शेप किया है। ह्यूमंस ने हमारी इम्यूनिटी को शेप किया, ह्यूमंस तो हम भी ह्यूमंस ही तो हैं। तो बी और एफ का तो कोई मैचिंग ही नहीं लग रहा। चलो ए और एफ को ट्राई करते हैं। जेनेटिक स्टडीज रिवील करती हैं, रिवील मीन्स शो करती हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनके डीएनए जो है मैच करते हैं बहुत पुराने होमिनिन्स के साथ, मतलब बहुत पुराने ह्यूमंस के साथ हमारे डीएनए मैच कर रहे हैं। इंक्लूडिंग आर क्लोजेस्ट एक्सटेंट रिलेटिव्स, उसमें हमारे क्लोजेस्ट वो रिलेटिव्स भी जो खत्म हो चुके हैं, विच शेप्ड आर इम्यूनिटी, जिन्होंने हमारी इम्यूनिटी को शेप किया और हमारे अडेप्टेशन को शेप किया। ये तो मैच कर रहा है ना, होमिनिन्स की बात हो गई, होमिनिन्स के साथ जिन्होंने हमारी इम्यूनिटी को शेप किया है और हमने जिस तरीके से अडेप्ट किया है। चलो सी और डी को ट्राई करते हैं। थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलप हुई, सिंबॉलिक थॉट, हम जो हमारा जो सोचने का तरीका है ये सब डेवलप हुआ, तो ह्यूमंस जो है उठ गए, किससे ऊपर उठ गए, अबव द प्योरली इंस्टिंक्ट ड्रिवन बिहेवियर्स, हम ऊपर उठ गए किस चीज से, पहले के जो इंस्टिंक्ट ड्रिवन बिहेवियर्स होते थे। इंस्टिंक्ट ड्रिवन मीन्स जो उस समय समझ में आया वो कर दो, जो डोमिनेट करता है ज्यादातर एनिमल किंगडम को। तो आज भी एनिमल किंगडम में क्या होता है, जो उस समय समझ में आ रहा होता है वो रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस उस चीज से ऊपर उठ चुके हैं, किसके डेवलपमेंट से, लैंग्वेज के डेवलपमेंट से और हमारे सोचने के प्रोसेस के डेवलपमेंट से। मैच कर गया ये तो आंसर इज व्हाट, बी। कुछ बच्चों ने सी मार्क किया, उनका भी आंसर देते हैं। ए एफ तो मैच कर रहा था, सी और ई को लिख लेते हैं। अबव एंड बिकेम एलिवेटेड, अबव तो किससे ऊपर उठे हैं, तो वो आना चाहिए, एंड नहीं आ सकता, अबव एंड तो नहीं हो सकता। जिन्होंने डी आंसर मार्क किया है, बी और ई, कि ह्यूमंस इकलौते ऐसे एनिमल्स हैं, एंड ह्यूमंस वर द ओनली एनिमल्स एंड दैट यूनिकनेस, ह्यूमंस इकलौते एनिमल्स हैं। आंसर इज बी। मैम कल सब्सक्रिप्शन लिया है, आज से पढ़ूँ? हाँ बेटा, आप आज से क्लासेस में, आज प्रीलिम्स लेवल की क्लास है, प्रीलिम्स लेवल की क्लास तो आप उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। मैं मेंस लेवल की क्लास के लिए बोलती हूँ कि आप कुछ पहले प्रीलिम्स लेवल की क्लास कर लो, फिर मेंस लेवल की करो, बट प्रीलिम्स लेवल की पहले करो आप 2-3 दिन, फिर मेंस लेवल में आना। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्विज फॉर्मेट में करें, 5-5 क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, चैट ऑफ रहेगी, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, और मैं टाइम थोड़ा सा कम कर रही हूँ। अभी तक मैं आपको 1 मिनट दे रही थी, बट एग्जाम में आपको 1 मिनट नहीं मिलेगा क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 20 क्वेश्चंस 30 मिनट में करने होंगे। नाउ आई विल गिव यू 45 सेकेंड्स, ठीक है? तो यू विल गेट 45 सेकेंड्स फॉर एवरी क्वेश्चन। तैयार हो एवरीवन? चलो, ऑल द बेस्ट।
Shall we discuss everyone? चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। मैम नेक पेन ठीक है नहीं बेटा, अभी तो है नेक पेन। चलो सबसे पहले ए और डी को ट्राई किया। द ओशन रिवील्स अ डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। तो जो ओशियन है वो सामने लाता है एक नया अलग तरीका लाइफ को समझने का। डी, रेगुलेटिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, एंड देयर बाय एंड एज अ रिजल्ट हेल्प करता है लाइफ को सस्टेन करने में अर्थ पे। अभी तो ठीक सा लग रहा है, पता नहीं बट वैसे ठीक सा लग रहा है। देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये V1 प्लस ING से था तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कोई बात नहीं, सी और ई को ट्राई करते हैं। इंडिजिनस नॉलेज जो है, जो लोकल नॉलेज है, नॉलेज सिस्टम्स हैं, वो प्रेजेंट करते हैं पावरफुल न्यू वेज देते हैं वो अप्रोच करने के इंटरकनेक्टेड सोशल एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस को। तो जो इंटरकनेक्टेड सोशल एंड एनवायरमेंटल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है, ये सस्टेनेबल मॉडल्स देते हैं। सस्टेनेबल मीन्स लंबा चलने वाले मॉडल्स देते हैं जो मॉडर्न सोसाइटीज इग्नोर कर देती है। सही लग रहा है ये भी, कोई बात नहीं। अभी तो चलो ए सही लग रहा है, वो बाकी ऑप्शंस और देख लेते हैं। बी और ई को देखते हैं। साइंटिस्ट एम्फेसाइज करते हैं कि जो ओशियंस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्ले अ सेंट्रल रोल इन, एंड तो नहीं हो सकता। ए और एफ को ट्राई करते हैं। ओशन एक नया तरीका देता है जिंदगी को समझने का, जहां पे सर्वाइवल डिपेंड करता है फ्लूइड कोऑपरेशन पे रादर देन रिजिड हायरार्कीज। ये ओशन में हायरार्कीज कैसे आ गई? हायरार्कीज का तो मतलब होता है ये इंसान ऊपर है, ये इसके नीचे है, ये उसके भी नीचे है, ये उसके भी नीचे है, ये उसके भी नीचे है। इसको बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की का तो कोई सेंस ही नहीं है ओशन में। ओशन एक जिंदगी को समझने का नया तरीका रिवील करता है, लेकिन हायरार्की नहीं होती ओशियन में, कोऑपरेशन होता है। फ्लूइड कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि सब मिलजुल के कोऑपरेट करते हैं। ए और एफ का तो कोई सेंस नहीं बना। ए और डी तो बन रहा था हमारा, बी और ई देख लेते हैं। बी और ई का कोई सेंस नहीं था इन और एंड का, तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए। कोई प्रॉब्लम किसी को? -1 हो गया मैम। हाँ क्यों, पता आपने क्या? आप तो वर्ड मैचिंग में माहिर हो मैम। ओशियन, ओशियन मतलब पानी, पानी हमें पता है पानी का ओशियन फ्लूइड होता है। फ्लूइड ओशन मैच कर गया, मजा आ गया। आगे पढ़ा ही नहीं, आगे आपने पढ़ा ही नहीं। मैम बी और डी देखो, जब ए और एफ ही नहीं बना तो बी और डी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बी और डी का पेयर था, लेकिन ए और एफ भी तो होना चाहिए था, उसके साथ ए और एफ बना ही नहीं, इसकी वजह से सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सबसे पहले पहला देखा करो, आगे के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बी और डी मैच कर रहा था। साइंटिस्ट एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ओशन से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट में, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में, हेल्प करने में। सी और ई तो मैच कर ही रहा था, बट ए और एफ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। क्लियर? चलो अब आ गए आपके ट्रिपल कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। ट्रिपल हो चाहे डबल हो चाहे 4 हो, करना ऑप्शंस की हेल्प से ही है, स्ट्रैटेजी वही है। चलो स्ट्रैटेजी को देखते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं। AFH मार्केट्स जो हैं वोलेटिलिटी के साइंस दिखा रही हैं। वोलेटिलिटी मीन्स ऊपर नीचे हो रही हैं, और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो उम्मीद चाह रहे हैं। किस चीज से उम्मीद चाहेंगे वो? फ्रॉम फ्रेजाइल, फ्रेजाइल कमजोर देन एवर। AF का तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बना। ADG फ्रॉम अलाइक, ग्रामर गलत हो गई। AFG तो था ही नहीं। चलो फ्रॉम इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई से सुकून चाहते हैं, मैच कर गया। तो नजर किसमें थी कि एक अच्छा आउटकम आएगा इस मीटिंग का। क्यों? क्योंकि लीडर्स एक्सपेक्टेड थे कि वो सोल्यूशन देंगे, सिर्फ बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल मैच हो गया। BDI हिस्ट्री है फेल्ड नेगोशिएशंस की पास्ट में, तो डिप्लोमैट्स, जर्नलिस्ट और जो पब्लिक थी उनके जैसी ही, पब्लिक अलाइक नहीं, सब एक जैसे, ये सब मान गए कि आईज जो थी एक फेवरेबल रिजल्ट पे थी मीटिंग के लिए, जो रास्ता खोल सकता था मीनिंगफुल अग्रीमेंट्स के लिए का। इन सब चीज़ों में मैच कर गया। CFG ट्राई करते हैं। एक ऐसा मोमेंट जिस समय यूनिटी जो है कमज़ोर लग रही थी,
नजरें थी एक फेवरेबल आउटकम पे, एक मीटिंग के, आईज वर ऑन अ फेवरेबल आउटकम ऑफ द मीटिंग फॉर, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जो वहां पे अग्रीमेंट साइन होंगे वो रास्ता बना देंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का आगे आने वाले 10 सालों में। बिल्कुल मैच हो गया, आंसर इज सी। कोई परेशानी? कुछ बच्चों ने ऐसे लास्ट तक चेक भी नहीं किया होगा, उनका तुक्का सही निकल गया, पहला वाला मैच हो गया, बस आंसर मार्क कर दोगे। बेटा ई भी है, नन ऑफ द अबव भी है, इसका मतलब है हमें लास्ट तक चेक करने की जरूरत है, हमें लास्ट तक चेक करना पड़ेगा। चलो अगला AFH को ट्राई करेंगे। इंडिया जो है ना केवल दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी, नॉट जस्ट लिखा हुआ है ना, तो बट आना चाहिए। अच्छा बट तो तीनों में ही है तो कोई हेल्प नहीं मिली। इंडिया ना केवल दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कैरी करती है वेट अपनी पुरानी सिविलाइजेशंस का। हमारे पास बहुत गहरे ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, और एक बहुत ही सोसाइटी, सोशल फैब्रिक में सोसाइटी जो लोग बना रहे हैं बहुत अलग अलग तरह के हैं। मैच कर रहा है। चलो BDG को ट्राई करते हैं। जो समिट हुई, समिट मीन्स मीटिंग, जो मीटिंग हुई उसने हाईलाइट किया इंडिया को कि इंडिया ना केवल दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है बट अ कंट्री, इंडिया और भी क्या है, एक ऐसी कंट्री है जो कंटिन्यू कर रही है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना, दैट कंटिन्यूज टू बैलेंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो शेप कर रही है ग्लोबल कन्वर्सेशंस को, क्लाइमेट चेंज पे, डिजिटल गवर्नेंस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ये भी सही लग रहा है। चलो CEI को चेक करते हैं। हिस्टोरिकली हमेशा से इंडिया को देखा जाता है कैसे, व्यूड एज ना केवल दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की तरह बट एक ऐसी कंट्री की तरह जिसने एक लीडरशिप रोल लिया है। किस चीज में? इन वाइल नहीं हो सकता ना, तो EI तो नहीं हो सकता। अच्छा ई का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? इन शेपिंग, इन विद भी नहीं हो सकता, इन वाइल भी नहीं हो सकता, इन शेपिंग हो सकता है। इसका मतलब ई का कॉम्बिनेशन जी के साथ होगा, ई का कॉम्बिनेशन जी के साथ होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो अब इन तीनों को चेक कर लेते हैं। समझ में आया? मैंने इनके साथ V1 प्लस ING क्यों लगाया? कि प्रपोजिशन के साथ V1 प्लस ING आता है, सिर्फ T और 2 एक एक्सेप्शन होता है जिसके साथ V1 भी आ सकता है, अदरवाइज प्रपोजिशन के साथ V1 प्लस ING आता है। तो मुझे समझ में आया कि E और G का पेयर होगा, E और G का पेयर होगा तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिर्फ और सिर्फ इकलौता ये बचा। चलो अब इसको चेक कर लेते हैं। ADH, इंडिया ना केवल वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है बल्कि एक ऐसी कंट्री भी है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस कर रही है इन सब चीज़ों के साथ। DEG, समिट ने हाईलाइट किया कि इंडिया ना केवल वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है बट एक ऐसी कंट्री जिसने एक लीडरशिप रोल लिया है ग्लोबल बातचीत को शेप करने में। CFI, इंडिया को ना केवल एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की तरह देखा जाता है बल्कि ऐसे भी देखा जाता है जो पुरानी सिविलाइजेशंस का वेट उठा रही है और साथ के साथ अपनी मॉडर्न आइडेंटिटी को भी डिफाइन कर रही है। बिल्कुल मैच हो गया, आंसर इज। कोई परेशानी? मैम नॉट जस्ट कर बट ऑल्सो आता नहीं बेटा, अकेला बट भी आ सकता है, बट टू भी आ सकता है, नॉट जस्ट की जगह नॉट ओनली भी आ सकता है, सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। नॉट जस्ट के साथ अकेला बट भी आ सकता है, बट ऑल्सो भी आ सकता है, बट टू भी आ सकता है, नॉट जस्ट, जस्ट की जगह नॉट ओनली भी आ सकता है, नॉट ओनली के साथ भी तीनों आ सकते हैं। ये 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ADG ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अंदर ही अंदर दुश्मनियां चल रही थी जिन्होंने हैव DG ब्रॉट, जिसकी वजह से उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, मतलब जो चल रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिल्कुल खत्म होने के, डूबने के कगार पे है। लीडर्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं क्या करने के लिए? टू रिकनसाइल, रिकनसाइल मीन्स खत्म करने के लिए अपने डिफरेंसेस को और साथ के साथ पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए। अच्छा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब भी एक्शन की बात होगी, है ना? तो ये तो समझ में आया कि ए का डी का जी के साथ ही होगा।
टू इट्स मेंबर्स भी नहीं हो सकता, स्ट्रगलिंग टू डू व्हाट, आप क्या करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, टू एबिलिटी भी नहीं हो सकता, मतलब टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी जब भी एक्शन की बात हो रही होती है, तो डी का तो जी के साथ ही होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये दो ऑप्शंस बचे हैं। चलो आगे देखते हैं। अच्छा और भी कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। अमंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अमंग के आगे तो प्लूरल नाउन आता है, बहुत दो से ज्यादा लोगों के लिए अमंग यूज करते हैं, दो से ज्यादा लोगों के लिए अमंग यूज करते हैं, मतलब अमंग के आगे तो प्लूरल नाउन आता है, तो अमंग एबिलिटी तो नहीं हो सकता, अमंग इट्स मेंबर्स ही होगा, मतलब ई का एच के साथ होगा, अमंग इट्स मेंबर्स होगा, ई का एच के साथ, दोनों में ई का एच के साथ है, तो कोई हेल्प नहीं मिली है ना। चलो कोई बात है, अब इनको चेक ही करना पड़ेगा मतलब। चलो बी एफ आई को ट्राई करते हैं। तो जो पॉलिटिकल कोalition है, कोalition इज गठबंधन, तो जो पॉलिटिकल गठबंधन है उसमें बहुत सारी दुश्मनियां हैं, जिसने दैट हैव राइवलरीज, बी का हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उन्होंने क्या किया है, तो ये तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो बी एफ तो नहीं हो सकता, इसको चेक करना पड़ेगा, पहले बी वाले को चेक करते हैं। दैट हैव ब्रॉट इट सस्टेनेबल टू द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, जो लीडर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्या करने के लिए, अपने डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए, मैच हो गया। बीडीजी एईएच को ट्राई करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी दुश्मनियां चल रही हैं, जिसकी वजह से उसकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन में आ गई है, क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट है उसके मेंबर्स के बीच में, इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही। CFI, इतनी अच्छी बिगनिंग्स के बावजूद भी मूवमेंट में बहुत सारी दुश्मनियां हैं, इंटरनल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताएगा, जिसकी वजह से उसकी सस्टेनेबिलिटी डाउट में आ गई है, उसकी एबिलिटी क्षमता कम हो गई है कि वो रिफॉर्म्स को ले आए जो वो सोच रहा था। बिल्कुल मैच कर गया, आंसर इज डी। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है सभी को, हम कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को, एवरीवन सभी को समझ में आ रही है स्ट्रैटेजी। चलो अगला, पहले ना कुछ कुछ पेयर्स बना लेते हैं। इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के आगे नाउन आएगा, इंडस्ट्रियल वल्नरेबल नहीं हो सकता है ना, डी और जी का पेयर नहीं हो सकता, इसमें डी और जी था, एलिमिनेट हो गया। चलो सर्वाइवल, अच्छा यहाँ पे वल्नरेबल है ना, कौन मेकिंग देम वल्नरेबल, देम प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब ई और जी का पेयर होगा, मेकिंग देम वल्नरेबल, ई और जी का पेयर होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। चलो अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। AFI को चेक किया, इकोनॉमीज जो एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच चुकी हैं, टेंड टू शिफ्ट, वो अपना फोकस शिफ्ट कर रही हैं फ्रॉम मियर सर्वाइवल, सर्वाइवल से वो अपना फोकस शिफ्ट कर रही हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, यहां से फोकस शिफ्ट कर रही है इनोवेशन की तरफ, रिसर्च की तरफ और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ। बिल्कुल मैच हो गया। फ्रॉम और टू का भी पेयर था, यहां से यहां पे जा रही है, फ्रॉम दिस टू दिस। चलो BEG को ट्राई करते हैं। वो एरियाज जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच चुके हैं, वो एरियाज अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, फाइंड देमसेल्व्स मोर इंटरकनेक्टेड, और ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ, इसकी वजह से वो वल्नरेबल हो गए हैं एक्सटर्नल शॉक्स को लेके, बल्कि और साथ के साथ वो अच्छे पोजिशन्ड भी हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में। मैच कर गया। CDH, वो नेशंस जो एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे पहुंच चुके हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उनको इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बैलेंस करना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ। यहाँ पे भी एक हिंट दे, देखो ये दैट से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, नेशन सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब थी ये, नेशंस प्लूरल था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, इसका मतलब C और D का भी पेयर था। सिमिलरली ये भी दैट से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इकोनॉमी सब्जेक्ट था और उसकी वर्ब थी ये, मतलब A और F का पेयर था। यहाँ पे कोई वर्ब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये दैट से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसकी वर्ब यहीं पे थी, ये रहा सब्जेक्ट और इसकी वर्ब इसी में थी, तो इसलिए आगे वर्ब को लिखने की जरूरत नहीं थी। रेडी फॉर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस।
तैयार सभी लोग? चलो ऑल द बेस्ट। मुझे अपना स्कोर बता दो, आउट ऑफ 5 क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम बी को भी चेक कर लो, चलो बी को चेक कर लेते हैं। एडीएच जो इकोनॉमीज एक डेवलपमेंट में पहुंच चुकी हैं, वो डिलेमा फेस कर रही हैं कि उनको बैलेंस करना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ मैच कर गया। बीएफआई वो रीजन्स जो एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच चुके हैं, वो अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, फाइंड देमसेल्व्स टेंड। बी और एफ का पेयर नहीं है। फाइंड वर्ब है तो दोबारा वर्ब कैसे लिख दोगे, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा। बी एफ का कोई पेयर नहीं, देमसेल्व्स के बारे में बताएगा, इसका मतलब इसके आगे कोई एडजेक्टिव आएगा, मोर इंटरकनेक्टेड एडजेक्टिव है, इसलिए बी नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन फर्स्ट। उसको डिस्कस करते हैं, फिर ये नया पैटर्न करेंगे। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन में क्या क्या स्कोर्स रहे। एडीआई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे समय होते हैं जब एक कोर्ट को रिस्पॉन्ड करना होता है जल्दी, इवन एट द रिस्क ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी भी हो सकता है उसके रिस्क पे भी। टू ऑफ तो नहीं हो सकता है ना, टू ऑफ ए ई जी को करते हैं। अच्छा कुछ और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। दा एक आर्टिकल है ना, तो दा ऑफ भी नहीं हो सकता, तो एफ आई भी नहीं हो सकता। दा प्रिवेंट भी नहीं हो सकता है ना, दा आर्टिकल, आर्टिकल आगे तो नाउन आएगा, प्रिवेंट तो वर्ब होती है। एफ जी भी नहीं हो सकता, एफ जी है भी नहीं किसी में। तो ये तो मैं समझ रही हूँ एफ के आगे तो एच ही आएगा। अच्छा एफ आई भी नहीं हो सकता है, तो ये भी तो एलिमिनेट हो गया। हाँ इसको चेक कर लेते हैं। ए एफ एच को ट्राई किया। कोर्ट को व्हेन अ कोर्ट हैज टू रिस्पॉन्ड, कोर्ट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ना केवल टू द लेटर ऑफ द लॉ, मतलब जो लिखा है उसको लिए नहीं, बल्कि और किसको भी, बट ऑल्सो टू द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, जस्टिस भी देना होता है। इस बात को इंश्योर करने से कि जो लीगल इंटरप्रिटेशन है, जो उसको आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो सोसाइटी की नीड्स के साथ मैच करे। ठीक है। बीडीजी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जो हैं, डेमोक्रेसी के जो प्रथाएं हैं, वो हमें याद दिलाती हैं कि ऐसे समय आते हैं जब एक कोर्ट को बीडी रिस्पॉन्ड करना होता है फास्ट,
इवन एट द रिस्क ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का रिस्क हो तब भी, जिससे कि वो प्रिवेंट कर सके कि मिसयूज ना हो पावर का उन लोगों के द्वारा जो अथॉरिटी में है। ठीक है। CEI, स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि ऐसा समय होता है जब एक कोर्ट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है इन तरीकों से जो चेंज करते हैं उस फ्रेमवर्क को। कौन से फ्रेमवर्क को? जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है। कोर्ट्स ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं जो चलते रहते हैं जनरेशन्स तक। बिल्कुल मैच कर गया। आंसर इज सी। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी किसी को? चलो अगले पैटर्न पर आते हैं, द नेक्स्ट पैटर्न। अब बेसिकली कॉलम्स में ना बहुत बार कनेक्टर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो अब हम करने वाले हैं कॉलम्स एंड कनेक्टर्स। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको? सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कनेक्टर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस किस कनेक्टर से कनेक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो इन तीनों कनेक्टर्स की कैटेगरी समझते हैं। सिमिलरली आपका एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है, मतलब दो सेम चीजों को कनेक्ट करेगा। इसकी एडिशनल कैटेगरी के अंदर एक और कैटेगरी होती है सिमिलैरिटी कैटेगरी, मतलब दो सेम बातें होंगी उनको आप कनेक्ट कर सकते हो। फर्दर मोर आपका एडिशनल कैटेगरी का ही कनेक्टर होता है, दो सेम बातों को कनेक्ट करता है। नंदरलेस आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। इसका मतलब होता है फिर भी, ये दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। चलो पहला क्वेश्चन है, साथ में करते हैं। हमने P2U को चेक किया, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो जोर डाल रही है किस पे? क्रिटिकल थिंकिंग पे, कि लोग अपना दिमाग लगाएं और चीजों को सोचें। टू फर्दर मोर मीन्स इसके अलावा और भी क्या हो रहा है? दे कौन आ गए भाई? यहाँ पे तो कोई प्लूरल नाउन है नहीं, तो दे कैसे आ गया? अच्छा प्लूरल नाउन है किसमें, उसको देख लेते हैं। टीम में है, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है क्यू और यू होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। अच्छा अगला, एजुकेशन पॉलिसीज की बात हो रही है, तो एजुकेशन की बात तो इसमें हो रही है, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है पी और एस होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब इस वाले को चेक कर लेते हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी ने फोकस किस पे किया? क्रिटिकल थिंकिंग में फोकस किया। फर्दर मोर इसके अलावा जो नई एजुकेशन पॉलिसी है क्या चाह रही है? कि टेक्नोलॉजी को क्लासरूम्स में डाला जाए जिससे कि लर्निंग रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, दो सेम टोन की बात थी, इसमें भी उसकी बात फायदा बता रखा था, इसमें भी उसकी वो क्या चाहती है वो बता रखा था। एडिशनल कैटेगरी से कर सकते हैं। Q3U, टीम को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, नेगेटिव टोन है प्रोजेक्ट के दौरान। 3 नंदरलेस फिर भी वो रिजल्ट दे पाए टाइम के साथ और बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ, पॉजिटिव टोन है। तो उनको बहुत प्रॉब्लम आई, इसके बावजूद भी फिर भी वो रिजल्ट्स अच्छे दे पाए, तो नेगेटिव टोन को पॉजिटिव टोन से कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर कर सकता है, मैच कर गया। R1T, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, सरकार ने भी इन्वेस्ट किया और प्राइवेट कंपनीज ने भी इन्वेस्ट किया, वो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही है जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो, तो ये भी अच्छी बात है। और सेम बात है, सरकार ने भी वही किया जो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, तो इसका मतलब हम इसको सिमिलरली से लगा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज, तो सबसे पहले आपको कैटेगरी ढूंढनी है, उन कनेक्टर्स की कैटेगरी क्या है, और फिर उस बेसिस पे आपको कनेक्ट करना है। समझ में आया पैटर्न? एक क्वेश्चन और साथ में करें, चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन इन द सेम वे। कौन सी कैटेगरी है? सिमिलरली ही तो है, तो सिमिलैरिटी वाली कैटेगरी है, दो सेम टोन को कनेक्ट करेगा। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। कौन सी कैटेगरी है? कॉन्ट्रास्ट, दो ऑपोजिट को कनेक्ट करेगा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। कौन सी कैटेगरी है? एडिशनल। टीम के लिए आप दे लगा सकते हो, टीम का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, तो यू कैन यूज दे फॉर द पीपल दोज हु आर इन द टीम, जो टीम में लोग हैं। चलो ट्राई करो। P2U, ह्यूमन बॉडी डिपेंडेंट है, नेटवर्क्स ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज होता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। डिस्पाइट इंप्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के बावजूद। ह्यूमन बॉडी की बात कहाँ हो रही है? ह्यूमन बॉडी की तो कोई बात ही नहीं लग रही।
चलो कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे। P2U तो नहीं है, तो P वाले देखते हैं P1T। इन द सेम वे ऐसे ही ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंड करती है ट्रेड रूट्स पे और सप्लाई चेन्स पे। अच्छा, जैसे ह्यूमन बॉडी वेन्स और आर्टरीज पे डिपेंड करती है, वैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी ट्रेड के रास्ते सप्लाई चेन्स पे डिपेंड। दो सेम बातें, मतलब सेम टॉपिक की बातें हो रही हैं, तो आ सकता है P1T। चलो Q2S को ट्राई करते हैं। उसने अपनी रिसर्च करी बहुत ही अच्छे डेडिकेशन के साथ, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव टोन है। इसके बावजूद उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, कोई रिकॉग्निशन नहीं था, उसके बावजूद भी उसने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी। चलो Q2S भी मैच कर गया, कॉन्ट्रास्ट। R3U, इतना ज्यादा जो अडॉप्शन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कौन कौन से सेक्टर्स में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, बिसाइड्स इंप्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है, मतलब इतना अच्छा अडॉप्शन भी हो रहा है, एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है। दो पॉजिटिव टोन को बिसाइड्स कनेक्ट कर रहा है। ये सवाल उठाता है अकाउंटेबिलिटी और बायस को लेकर, बिल्कुल मैच कर गया कि जिम्मेदारी किसकी है, कोई पार्शियलिटी ना हो, इस चीज को लेकर सवाल उठ जाते हैं। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज रेडी फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। अब अगले 3 क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस, देखते हैं आप सभी के क्या क्या स्कोर्स रहे। बट आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का हो गया, दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करेगा। ऑल्सो आपका एडिशनल कैटेगरी का हो गया, देयरफॉर भी एडिशनल कैटेगरी का ही होता है, इसके अंदर रीजन और रिजल्ट को कनेक्ट करता है, रीजन और रिजल्ट कैटेगरी आती है। P2U, तो जो रिफॉर्म्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में, अच्छी बात है।
ऑल्सो साथ ही साथ वो इन्हांस भी कर सकते हैं पब्लिक ट्रस्ट को इंस्टीट्यूशंस में लॉन्ग टर्म में, ये भी पॉजिटिव बात है, ऑल्सो से कनेक्ट कर सकते हैं। Q1S, सरकार ने वादा किया है कि बहुत तेजी से रिफॉर्म्स लेके आएगी अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए, पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। Q1 बट लेकिन जो इतने अच्छे पॉलिसी मेजर्स नहीं है, इसकी वजह से डाउट उठ रहा है, नेगेटिव टोन है, डाउट उठ रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। चलो R3T, बार बार जो फेलियर्स हो रहे हैं इसकी वजह से क्लाइमेट डिजास्टर्स खराब होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स आ रहे हैं और अर्जेंसी भी बढ़ गई है, नेगेटिव बात है। 3T, इसीलिए पॉलिसी मेकर्स अब डिले नहीं कर सकते, ये रीज़न है क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अब आप डिले नहीं कर सकते। ये रिजल्ट है, रीज़न और रिजल्ट को देयरफॉर कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही है, आंसर इज ए। स्कोर्स एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, रीजन और रिजल्ट को कनेक्ट करेगा। मोर ओवर एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर है, दो सेम टोन्स को कनेक्ट करता है, दो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर है, दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है। P2U को ट्राई करते हैं। दुनिया भर में जो लिटरेसी रेट है, पढ़ाई लिखाई का जो रेट है वो बढ़ गया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लिटरेसी रेट बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। 2 मोर ओवर, इसके अलावा इट, किसका इट है भाई, किसका मकसद है, इट का तो कोई नाउन ही नहीं है इसमें, नहीं हो सकता। P3T, दो, हालांकि डिस्पैरिटीज मीन्स इनइक्वालिटीज अभी भी हैं, तो ये नेगेटिव टोन है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी अभी भी अफेक्ट कर रही है, लोगों को बराबरी से एक्सेस नहीं मिल रहा है एजुकेशन का, तो ये इंप्रूवमेंट तो हो गया लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी है, बिल्कुल मैच कर गया P3T। Q2S को ट्राई करते हैं। पॉलिसी जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है रूरल एरियाज में, बहुत अच्छी बात है भाई। 3 दो, हालांकि सॉरी Q2 मोरोवर, इसके अलावा ये नेगेटिव टोन है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मोरोवर से तो कनेक्ट नहीं कर सकते, गलत हो गया। P3T बना था, यहाँ पे था Q2U मोरोवर, इसके अलावा पॉलिसी का इट आ गया, पॉलिसी का मकसद है कि यंग लोगों को स्किल्स दी जाए जिससे कि वो पार्टिसिपेट कर पाए। पॉजिटिव टोन है, मोरोवर से कनेक्ट हो सकता है, एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर दो पॉजिटिव टोन्स को ही कनेक्ट करता है। चलो R1S, कंट्री फेल हो गई, नेगेटिव टोन है, अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाई पिछले 10 सालों में। एज अ रिजल्ट, जिसका कारण क्या हुआ, सॉरी जिसका रिजल्ट क्या हुआ, अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया, इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब शॉर्टेज हो गया, तो कंट्री ने अच्छे से पैसा नहीं लगाया तो अब शॉर्टेज हो गया, तो R1S भी बिल्कुल सही है, तो आंसर इज डी। P3T Q2U R1S। स्कोर्स एवरीवन। चलो अगला ट्राई करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। मैम दे किसका है, प्रीवियस क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट है, इस वाले में दे किसका है, दे रिफॉर्म्स का है, रिफॉर्म्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे और पब्लिक का ट्रस्ट वापस ले आएंगे, बढ़ा देंगे। चलो सिंस रीजन सॉरी रिजल्ट और रीजन का है, रिजल्ट को रीजन से कनेक्ट करता है, एंड आपका एडिशनल कैटेगरी का है, दो सेम टोन्स को कनेक्ट करता है। P2U, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है भाई रिसेंट ईयर्स में। 2 सिंस, क्योंकि करप्शन बसा हुआ है, पॉजिटिव टोन को नेगेटिव टोन से सिंस तो नहीं कर सकता भाई कनेक्ट। ये रीजन और रिजल्ट भी एडिशनल कैटेगरी का ही एक टाइप होता है, मतलब ये भी सेम टोन्स को ही कनेक्ट करते हैं। P1T, ये स्ट्रांग हो गए, अच्छी बात है, ऑल दो, हालांकि करप्शन जो है बसा हुआ है बहुत सारे एरियाज में। P1T तो मैच कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टोन को नेगेटिव टोन से कनेक्ट कर रहे हैं ऑल दो से। Q2S, पानी की जो डिस्कवरी हुई मून पे, ये बदल सकती है स्पेस के एक्सप्लोरेशन को, अच्छी बात है भाई पानी की डिस्कवरी हो गई है तो। 2 सिंस, क्योंकि साइबर अटैक कहाँ से आ गए, पानी की डिस्कवरी में साइबर अटैक कहाँ से आ गए, कॉन्टेक्स्ट ही मैच नहीं हुआ। P2S, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे हो गए हैं और ये नेगेटिव टोन थी।
साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पॉजिटिव टोन को नेगेटिव टोन से सिंस तो कनेक्ट नहीं कर सकता। P3T साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे हो गए हैं और करप्शन जो है बसा हुआ है, टॉपिक ही अलग अलग है। और वैसे भी ये पॉजिटिव टोन नेगेटिव टोन, पॉजिटिव टोन को नेगेटिव टोन से एंड तो कनेक्ट नहीं कर सकता। तो आंसर वॉज ई, नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं है। सही आंसर क्या था? साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे हो गए हैं, हालांकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो पहला था P1S, पानी की डिस्कवरी मिल गई है, पानी डिस्कवर हो गया है मून पे, और ये रास्ता भी दे देगा ह्यूमन सेटलमेंट्स का। तो अगला था Q3U, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ने ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ा दी है लेकिन करप्शन अभी भी है। अगला था R1T। ये सब थे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो आंसर वाज ई। फंस गए, महापापी अवार्ड दे दूं? मैम सी को चेक कर लो। P2S साइबर सिक्योरिटी मेजर्स स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है साइबर अटैक्स की वो बढ़ गई है, इसलिए स्ट्रेंथन हुए हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी अटैक की बढ़ गई है। एक सेकेंड, P2S बन रहा है, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आर स्ट्रेंथन्ड इन, देखो R20 और Q3U तो सही है। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैव इंक्रीज्ड strengthened in recent years since the frequency of large scale cyber attacks increased dramatically। नहीं, सही सही है, क्योंकि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए मेजर्स जो हैं स्ट्रांग हो गए। सही है, P2S भी सही है। राइट राइट राइट, महापापी अवार्ड मिलता है मुझे। P2S इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर इज C, P2S, Q3U एंड R1T। अब सही निकला, अब सुकून आया। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन एवरीवन? यस, तो मिलेंगे अब हम कल की क्लासेस में। कल ना हम एक IBPS PO प्रीलिम्स का पूरा एक मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है? अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं ना, RC पढ़ा हमने, PJ पढ़ा, फिलर्स पढ़ा, मैच द कॉलम्स पढ़ा, फ्रेज रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर बीनिंग के अंदर हमारे आ गए थे। तो कल हम एक पूरा का पूरा, एक एरर डिटेक्शन की क्लास भी हुई थी, तो हाँ, कल हम एक पूरा का पूरा कंबाइंड मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? और आप सभी लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे उस मॉक टेस्ट में। मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि आपका IBPS PO प्रीलिम्स का जो पेपर आएगा बिल्कुल उससे मिलता जुलता पेपर बना दूं। चलो आज का सेशन यही एंड करते हैं। एक मुझे आज की क्लास का फीडबैक जरूर देंगे, आपको कैसा लगा आज की क्लास में, समझ में आया नहीं आया, कितना समझ में आया। support@nimishabansal.com पे जो बच्चे नए हैं बेटा वो इंट्रोडक्टरी क्लास एक बार जरूर देख लेंगे, इससे आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे कि मुझे परफेक्शन से कैसे पढ़ना है। और सेशन एंड करते हैं 5 से सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी, thank you God for making me mentally, physically and emotionally strong. Thank you God for all the opportunities that come my way. Thank you God for helping me achieve my dreams. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।